हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के आज मंथली अक्टूबर महीना के मंथली एग्ज़ाम का जो पेपर आज हुआ उसका हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। आज देखते हैं पेपर एनालिसिस में सबसे साइंस का पहला क्वेश्चन को क्या है। साइंस का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। याद रखेंगे सभी साथी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। वैसे तो इसको हम लोग जानते हैं टेस्ला होता है, लेकिन टेस्ला का जब देखते हैं तो टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, वेबर 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 प्रति मीटर होता है। वेबर प्रति मीटर, इसी को बोला जाता है क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी टेस्ला इक्वल टू वेबर प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोला जाता है। इसलिए इसको ये 2 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को किससे चलाया जा सकता है? प्रत्यावर्ती धारा से चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती धारा से चलाया जा सकता है। दिष्ट धारा से चला सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा से सबसे सफिशियंट ये चलता है और वर्क भी अच्छा करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्सवेल ने इसे प्रतिपादित किया था। मैक्सवेल, क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सवेल ने इसे प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक इस्पात से बनाया जाता है। ये बच्चा जो बनाया है ये सही बनाया बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत तार सामान्यतः होता है। विद्युत तार या विद्युन्मय तार होना चाहिए था यहाँ पर, यह सही होना चाहिए था। ये विद्युन्मय तार होना चाहिए था, मतलब मेन वायर जिसको बोलते हैं, जिसमें करंट आती है। भाई ब्लैक वायर जो होते हैं उससे करंट रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, करंट लेकर के जाती है, बाकी करंट आती है जिससे वो लाल तार होता है, एक्चुअल में रेड कलर का होता है, मेन तार बोलते हैं उसको। और हरे रंग का जो तार होता है ये भूतार बोलते हैं इसको, ये अर्थेड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है? दिष्ट धारा भी उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। इस बच्चे का ऑप्शन सही है। चलते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर क्वेश्चन, डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट हो गया। केमिस्ट्री, उससे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन था 10, अब केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन होगा शायद। चलते हैं अगला क्वेश्चन। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल संतृप्त पर सैचुरेटेड होता है, पूरी तरह से क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं।
सैचुरेटेड संतृप्त होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन को किस द्रव में घोलने पर, इथाइल अल्कोहल में घोलने पर टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है? इथाइल अल्कोहल कहाँ है? इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर डी 12 नंबर क्वेश्चन का। टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन को किस में घोलेंगे? आयोडीन प्लस इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। उसके 12 नंबर क्वेश्चन का इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड KClC2 जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? C2H2, C2H2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CaO बनाएगा। C2H2 को इथेन भी नहीं बोलते हैं, इथीन भी नहीं बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इथाइन बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन होता है सबसे पहले एक, एल्केन इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन का प्रकार होता है। एल्केन में वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है उसको क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और ये संतृप्त कहते हैं, इसको संतृप्त भी कहते हैं, सिंगल बॉन्डेड कहते हैं या एकल बंधक कहते हैं। और ये एल्केन को दर्शाता है, तो एल्केन में सिंगल एकल बंधक होते हैं। ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इथाइलिन का IUPAC नेम होता है। इथाइलिन का IUPAC नेम होता है, इथाइलिन का IUPAC नेम होता है इथीन। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह होता है। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या होता है? बॉन्ड CHO। अब जब इसी का संरचना सूत्र में जाएंगे तो C इधर रह जाएगा, वो CH इधर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड लेकर के, ये 2 बॉन्ड लेकर के ऑक्सीजन चल जाएगा ऊपर, ये सिंगल खाली रह जाएगा। अब इस तरह की प्रकृति का देखते हैं, कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी भी सही है, क्वेश्चन नंबर ए डी भी सही है, इसका दोनों ऑप्शन सही रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड रहता है, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं एल्काइन में, और एल्कीन में डबल होते हैं, याद रखिएगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एल्कीन में, और ये एल्केन में डबल बॉन्ड होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 19, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? सॉरी, नेगेटिव क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ नहीं पूछा है, यहाँ है नहीं या नहीं पूछा है। तो एल्कोहल का सबसे पहले सूत्र क्या होता है? C2H5OH। यहाँ पर देखते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी है, इसका मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पर N नहीं है ना, N नहीं है इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में कौन सा जल में अविलेय है? निम्नांकित में कौन सा जल में अविलेय है? तो इसमें ये विलेय होते हैं ग्लूकोज, एथेनॉल भी विलेय होते हैं, एथेनोइक अम्ल, जैसे कि नींबू का रस वो एथेनोइक अम्ल के जैसा होता है, उसी की प्रकृति का बॉन्ड पाया जाता है उसमें, ये भी जल में घुले होते हैं। इथाइन जो है ये अविलेय होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? कितने पोषी स्तर होते हैं? देखा जाए तो 4 पोषी स्तर होते हैं, 4 पोषी स्तर। तो सबसे पहले उत्पादक होता है या उत्पाद बोलते हैं उसको, उसके बाद प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, उसके बाद तृतीय। पर उत्पादक में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। प्रथम में कौन आएंगे? शाकाहारी जीव आएंगे, जो पेड़ पौधे को खा करके अपना जीवन पालन करते हैं। द्वितीय में कौन आएगा? जो शाकाहारी को खाएगा, जैसे शेर बाघ। तृतीय में कौन आएगा? तृतीय में जो उत्पादक में पेड़ पौधे, प्रथम में शाकाहारी जीव, और द्वितीय में कौन आएगा? जो शाकाहारी जीव को खाता है, जैसे मनुष्य हो जाएंगे इसमें, द्वितीय में मनुष्य हो जाएंगे, जबकि तृतीय में कौन आ जाएंगे? शेर बाघ, उच्च कैटेगरी के जानवर जो सभी मांसाहारी जीव को ही केवल खाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22, जीवाणु कहलाते हैं उत्पादक, गलत बात है। उपभोक्ता, ये भी गलत बात है। अपघटक, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजर, जीवाणु क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, किसी भी चीज़ को, सड़ी गली चीज़ को सड़ा देते हैं और वो डिकम्पोज करके वो ह्यूमस बना देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23, बाघ उपभोक्ता है, तो तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता, अभी बताए, तृतीय पोषी स्तर का बाघ उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत है, ओजोन लेयर जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद लेयर है, जो हमारे क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बहुत ज़्यादा बचाता है। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये बहुत लाभदायक है। ऑप्शन नंबर सी 24 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो डीडीटी इसका सही आंसर होगा। जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो पदार्थ सड़ जाए, जिसका डिकम्पोज संभव हो, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जिसका डिकम्पोज ना हो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डीडीटी भी उसी प्रकृति का होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सड़ेगा नहीं कभी, जैसा का वैसा ही रह जाएगा, जैसे प्लास्टिक होते हैं वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि वो उत्पादक को खाते हैं, इसीलिए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 27, क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर क्वेश्चन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो क्या होगा? जैव आवर्धन मतलब बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का सबसे पहले परिभाषा सुनते हैं हम लोग। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो केमिकल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है? स्टोर होकर के रह जाता है। जैसे अभी शरीर में हम लोग का स्टोन बनता है ना, ये एक तरह का बायोमैग्निफिकेशन ही है। तो वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर में जा कर के उसका डिकम्पोज ना हो, जिसका डाइजेस्ट ना हो, वो बायोमैग्निफिकेशन कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे आएगा डीडीटी।
इसका सही उदाहरण है डीडीटी, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े डीडीटी एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका डिकम्पोज होना संभव ही नहीं है, और ये किसी कारणवश हमारे शरीर के अंदर अगर ये चला जाता है तो इसका डिकम्पोज नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक हो सकता है? जैव घटक हो सकता है बायो फॉलोइंग कैन बी बायोटिक कंपोनेंट हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? बायोटिक कंपोनेंट कवक हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट फंगी हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। सीएफसी का व्यापक उपयोग क्या होता है? जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, ऑल ऑफ दिस। रेफ्रिजरेटर में तो होता ही है सीएफसी का उपयोग, और ये एयर कंडीशनर में होता ही है, जेट इंजनों में भी होता है इसका मतलब। इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन नंबर, ऑल ऑफ दिस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक कृषि भूमि क्या होता है? ये हम लोग खुद करते हैं तो मानव निर्मित हुआ। फुलवाड़ी ये भी तो मानव निर्मित होगा। पार्क हम लोग खुद से बनाते हैं, ये भी मानव निर्मित है, लेकिन हम लोग समुद्र को नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मतलब समुद्र होगा। ऑप्शन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही रहने वाला है। चलते हैं थोड़ा सा मुख्तसर में बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले 3 तरीकों को लिखें। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है? ये तो लिखने वाला चीज़ है, इसको हम लोग बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।